गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आज लेक्चर नंबर 9 चैप्टर नंबर 5 में लगभग ये लास्ट लेक्चर है। ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं क्या चलेगा। अभी फ़िलहाल ये लेक्चर आपका आज कंप्लीट करके फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बताने का प्रयास करूँगा। तो अभी मैं सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो एक रह गया था कल 15 उसको ले रहा हूँ। तो सबसे पहले इसने कहा, इसमें कई चीज़ें पूछी गई हैं। यदि ए बराबर तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, तत्पश्चात इसकी सहायता से रैखिक समीकरण निकाय को हल कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले साड़ेक ऑफ ए। तो साड़ेक ऑफ ए ज्ञात करते समय 1 1 1 1 2 -3 और 2 -1 और 3 इसको हल कर लें। तो साड़ेक ऑफ ए इज इक्वल टू प्लस माइनस और प्लस 1, ये हो जाएगा, ये 2 3 6 और माइनस के 3 6 -3 -1 ये और ये 3 बन जा 3 और प्लस 6 और प्लस 1 ये आया और ये आया -1 -4। साड़ेक ऑफ ए इज इक्वल टू 6 -3 3 6 3 9 -9 और ये माइनस के 5। साड़ेक ऑफ ए इज इक्वल टू 3 -14 -11 डज नॉट इक्वल 0, अर्थात व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय है इसके ए इनवर्स का, अतः इसके ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब हम ज्ञात करेंगे सहखंड, सहखंड कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा अपन का F11 F12 और F13 प्लस माइनस और प्लस, प्लस माइनस और प्लस। यहाँ से F11 तो यही हो जाएगा 6 -3 तो 3 हो जाएगा, 3 + 6 -9 और -1 -4 -5, ठीक है। यहाँ से F21 F22 F23 माइनस प्लस और माइनस। F21 दूसरी पंक्ति पहला 3 एकम 3 + 1 3 + 1 इज इक्वल टू -4 2 2 ये और ये 3 एकम 3 -2 3 -2 1 और 2 3 ये और ये -1 -2 -1 -2 + 3, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा F31 F32 और F33 प्लस माइनस और प्लस। यहाँ आ जाइए तीसरी पंक्ति पहला -3 -2 -3 -2 -5 और यहाँ F32 ये आ जाएगा F32 -3 -1 -3 -1 +4 और F33 2 बन जा 2 -1 2 -1 1। तो इस तरीके से प्लस माइनस प्लस 1 आ गया। तो यहाँ से हमें जो प्राप्त हुआ, अब हम लिखेंगे सहखंडों से निर्मित आव्यूह, सहखंडों से निर्मित आव्यूह। लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो सीधे ये सहखंडों से निर्मित आव्यूह क्या आ गया, ये सीधा लिख देते हैं। एड जॉइंट ए इज इक्वल टू सहखंडों से निर्मित आव्यूह आ जाएगा आपका 3 -9 -5 -4 1 3 और -5 4 और 1, ये आ गया आपका इसका होल्टी, ठीक है। सहखंडों से निर्मित आव्यूह का होल्टी वो एडजॉइंट ए हो जाएगा। तो एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू 3 -9, अगर हम सीधा जैसे लिखे थे वैसे ही लिख देते तो वो ऑलरेडी एडजॉइंट होता। ये हो जाएगा -4 1 और 3 और ये हो जाएगा -5 4 और 1, ठीक है। इसलिए ए इनवर्स इज इक्वल टू एड जॉइंट
ए अपॉन साढ़े ऑफ ए, एट जॉइंट ए अपॉन साढ़े ऑफ ए, तो ये हो गया -1/11, 1/11, 3 -4 -5 -9 -9 1 4 -5 3 और 1, ये आपका ए इनवर्स प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? ए इनवर्स। ठीक है, तो आज अभी आपने ए इनवर्स देखा। अब हम जो काम करेंगे वो होगा हमारा क्या, इसकी सहायता से रैखिक समीकरण निकाय को हल कीजिए। इसको आप नोट डाउन कर लें, फिर हम यहाँ से चलेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, आपने नोट डाउन कर लिया। ठीक है, इसके बाद में अब आप देखेंगे किस तरीके से हम समीकरण की सहायता से, इसमें मेन चीज़ यही है कि गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर गड़बड़ हो गया तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। मतलब अगर सेकंड गलत हो गया होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। ये चीज़ आपको याद रखना। तो देखता हूँ, फ़िलहाल तो इसको मैं इस तरह से ब्लॉक कर देता हूँ, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब हम क्या करेंगे, समीकरण निकाय को आव्यूह रूप में व्यक्त करने पर आव्यूह रूप में व्यक्त करने पर 1 1 2 1 2 -1 1 -3 और 3 x y z 0 9 और -14, ये हो गया सी एक्स, क्योंकि ऑलरेडी वो दिया गया था सी एक्स इज इक्वल टू वी, सी एक्स इज इक्वल टू वी। ठीक है, या यहाँ से हम जो ज्ञात करेंगे वो देख लेंगे। तो सी एक्स इज इक्वल टू, तो सी बराबर अपन का आ गया क्या, 1 1 1 1 2 -3 2 -1 और 3। देखो आप ध्यान से देखना, इसका और इसका कोई संबंध है। क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल सेम टू सेम लिख रहा है, बस अंतर ये है पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में लिख दें। अर्थात ये इसका परिवर्त लिखा हुआ है, जो कि बराबर है किसके, ए टी के। है या नहीं है? आप थोड़ा ध्यान से देखो, दोनों ओर इनवर्स व्युत्क्रम लेने पर, तो जैसे ही हम व्युत्क्रम लेंगे तो सी इनवर्स बराबर ए टी का होल इनवर्स, ए टी का होल इनवर्स। इसको कह दो इक्वेशन 3। हम जानते हैं प्रमेय से, प्रमेय क्या होती है, ए टी का होल इनवर्स बराबर ए इनवर्स का होल टी। ठीक है भैया, तो इस प्रमेय की सहायता से हम हल करेंगे। तो इस प्रमेय की सहायता से क्या हल करेंगे, तो सी इनवर्स बराबर क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स का होल टी। और अभी अभी आप ए इनवर्स निकाल के आए हो, तो सी इनवर्स बराबर ए इनवर्स का होल टी। तो ए इनवर्स आया -1/11 और ये आ जाएगा 3 -4 -5 -9 1 और 4, और यहाँ हो जाएगा आपका -5 3 और 1। ठीक है, और इसका क्या ले लें, टी हो गया इनवर्स का उल्टी। तो सी इनवर्स इज इक्वल टू -1/11 और ये बन जाएगा 3 -4 -5 -9 1 4 -5 3 1। ये हमारा एग्जैक्टली हो गया, बिल्कुल सही है। देख लो 3 -4 -5 -9 1 4 -5 3 1। तो इस तरीके से ये हमारा क्या आ गया, सी इनवर्स। अब हमें समीकरण की सहायता से क्यों करना था, तो फ्रॉम
सेकंड, फ्रॉम सेकंड सॉरी, फ्रॉम सेकंड ये रहा। तो सी एक्स है तो एक्स बराबर सी इनवर्स बी। चूँकि यहाँ पे बी बराबर क्या हो जाएगा, मैं लिख दूँ 0.09 माइनस 40। सी बराबर लिख ही दिया था, एक्स बराबर आपको पता ही है एक्स वाई जेड। चलिए तो x इज इक्वल टू -1/11 और ये आ जाएगा 3 - 9 - 5 - 4 1 3 और -5 4 और 1 ये आ गया, ठीक है। और b की वैल्यू 0 9 और -14। x इज इक्वल टू -1/11। 3 का 0 में करेंगे तो 0 -81 और ये हो जाएगा 70, ठीक है। ये 0 ये +9 और 14 तिया 42, चलो। और 0 ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा -14, -1/11 ये बचा आपका -11 और ये बचेगा -33 और ये बचेगा 36 14 22, ठीक है। तो x को XYZ लिख सकते हैं। -1/11 का हम भाग लगा दें तो जैसे ही भाग लगाएं 1 यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा -2, ठीक है। तो तुलना करा दो तो x बराबर 1, y बराबर 3 और z बराबर -2। तो इस तरीके से अपना एग्जैक्टली आंसर यही होगा। मैं आपको मिलवा देता हूँ। x बराबर 1, देखो 1, y बराबर 3, 3 और 1 4 और 2 दूना 4, 4 - 4 इक्वल टू 0। बहुत शानदार सवाल है, पूरी 5 चैप्टर का सबसे बढ़िया और सबसे मतलब मेथडोलॉजी में सबसे शानदार सवाल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आपने गलती की और यहाँ जिस प्रमेय का प्रयोग किया जा रहा है, अभी आप जब प्रैक्टिस करोगे जब आएगा, अच्छे नहीं कर पाते हैं इसको। क्यों नहीं कर पाते? उसका रीज़न यहाँ आके अटक जाती है गाड़ी कि अब हम करें क्या। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे थोड़ा AX ना मान के CX बराबर V मानना है और फिर हमें X बराबर C इनवर्स V। तो C इनवर्स कैसे निकालते हैं उस चीज़ को यहाँ पर आपने डिनोट किया है। इस बात को आप अच्छी तरह भली बात ही समझ लें, ठीक है ना। इसको जब समझ लेंगे तभी आपका काम चलेगा। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, अच्छी तरह नोट डाउन कर लें, फिर हम आगे चलें। कर लिया होगा नोट डाउन आपने। अब आप देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट बता ही दिया। अब कोई ऐसा खास सवाल नहीं है कोई कि जिसमें बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन हाँ है तरीके का सवाल है, बता दूंगा मैं। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 मैंने कल करा दिया, तो क्वेश्चन नंबर 17 ये भी ठीक ठाक प्रश्न है। इसको क्या करना होगा आपको, सारणिक की सहायता से, सारणिक की सहायता से निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। निम्न समीकरण निकाय को हल कीजिए। x + y + z इक्वल टू 1, ax + by + cz इक्वल टू 1 के और लास्ट है a² x b² y और c² z इज इक्वल टू k²।
ये 3 इक्वेशन दी गई हैं। सड़कों की सहायता से कह रहा है, बिल्कुल सड़कों की सहायता का मतलब क्या हुआ, क्रेमर नियम से। क्रेमर नियम से हम जानते हैं x बराबर डेल 1 अपॉन डेल, y इज इक्वल टू डेल 2 अपॉन डेल और z इज इक्वल टू डेल 3 अपॉन डेल। ये आपके कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको मैंने आपको यहाँ पे इंगित कर दिया, ठीक है। अब आप ध्यान से देखें, इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा। इसको करने के लिए हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि हम किस तरीके से डेल निकालें। जहाँ डेल इज इक्वल टू A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3। तो सबसे पहले A1 B1 C1, तो A1 B1 C1 क्या हो जाएगा, 1 1 1 और यहाँ हो जाएगा A B C A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर, ठीक है। A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, तो ये बन गया A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, संक्रिया का प्रयोग करेंगे। तो संक्रिया प्रयोग करते समय ध्यान देंगे, यहाँ C2 गेट C2 माइनस C1 एंड C3 गेट C3 माइनस C1। ये जीरो बनाने वाली संक्रिया है, आराम से बना दें। तो डेल इज इक्वल टू ये 1, ये A स्क्वायर, ये 0, ये B माइनस A, ये B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ये 0, ये C माइनस A C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अब थोड़ा बड़ा सवाल है, तो R2 C2 से B माइनस A तथा C3 से C माइनस A उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है। तो हम जब उभयनिष्ठ लेंगे तो हमारे पास B माइनस A और C माइनस A ये आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1A स्क्वायर, 0 1 और B प्लस A, और यहाँ से देखेंगे तो ये आ जाएगा 0 1 और C प्लस A, ठीक है बेटा। यहाँ तक आ गया। अब हम प्रसरण कर दें, R1 के अनुदिश प्रसरण कर दें, तो डेल इक्वल टू B माइनस A C माइनस A, और प्रसरण जैसे ही करेंगे तो 1 और यहाँ हो जाएगा C प्लस A माइनस B माइनस A। देख लो ध्यान से, C प्लस A माइनस B माइनस A, तो A से A कट गया। तो डेल इक्वल टू B माइनस A C माइनस A और C माइनस B। चक्रीय क्रम में लिखने पर, चक्रीय क्रम क्या होता है, A माइनस B B माइनस C और C माइनस A। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो अपना पहला जो आंसर है वो ये आ गया, ठीक है। अब हम लेंगे क्या, अब हम लेंगे डेल 1। अब नाउ डेल 1 क्या होता है, DBC, D1 B1 C1 D2 B2 C2 D2 B2 C2 और D3 B3 और C3। आराम से करें, जल्दबाजी ना करें, यहाँ पे थोड़ा बड़ा सवाल है। D क्या आ गया, D आ गया 1K और K स्क्वायर, 1K और K स्क्वायर। B1 B2 क्या हो गए, 1V और V स्क्वायर और 1C और C स्क्वायर। वही काम फिर से संक्रिया C2 गेट C2 माइनस C1 एंड C3 गेट C3 माइनस C1। इस संक्रिया का भली भांति प्रयोग कर दें, ठीक है। तो जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो अपन के पास डेल 1 इज इक्वल टू इस तरह से बन जाएगा, 1K और K स्क्वायर, यहाँ 0, यहाँ B माइनस K B स्क्वायर माइनस K स्क्वायर, 0 C माइनस K C स्क्वायर माइनस K स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से पुनः आप ध्यान से देखेंगे, C2 से B माइनस K तथा C3 से C माइनस K कॉमन, ठीक है, ओवेनिस्ट लेने पर या कॉमन लेने पर। तो डेल 1 इक्वल टू B माइनस K और C माइनस K। तो यहाँ समझो 1K और K स्क्वायर, और यहाँ पे बचा 0 1
और बी प्लस के, 0 1 और सी प्लस के। प्रसरण R1 के अंदर डेल 1 इक्वल टू बी माइनस के सी माइनस के, और यहाँ प्रसरण करेंगे तो 1 ये आ जाएगा सी प्लस के माइनस डी माइनस के। ये कैसे का कट गया, तो डेल 1 इक्वल टू बी माइनस के सी माइनस के और सी माइनस बी। ये अपन का क्या आ गया, ठीक है ना, ये अपन का ये आ गया सी माइनस बी और जो भी था डेल 1 आ गया। अब हम काम करेंगे डेल 2 के लिए, तो डेल 2, अब डेल 2 ले लो, तो डेल 2 क्या होता है, ADC। क्या होता है, ADC, A1 D1 C1, A2 D2 C2 और A3 D3 C3, ठीक है। और चौथा होता है ABD। तो डेल 2 बराबर हो जाएगा ADC, तो A हो गया 1A स्क्वायर, 1A स्क्वायर, और D हो गया 1K स्क्वायर और 1C स्क्वायर। चलिए फिर से संक्रिया वही, C2 गेट C2 माइनस C1 एंड C3 गेट C3 माइनस C1। तो डेल 2 इज इक्वल टू 1A स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 0K माइनस A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, 0K माइनस C और K स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। ठीक है, इतना आप नोट डाउन कर लें, फिर इसके आगे हम चलेंगे। ठीक है, इससे आगे फिर हम और चलेंगे, फिर आपको देखते चलें। ABD अब हम निकालेंगे डेल 2। तो डेल 2 में क्या हो जाएगा, C2 से K माइनस A तथा C3 से K माइनस C उभयनिष्ठ लेने पर, तो डेल 2 इज इक्वल टू K माइनस A और K माइनस C, 1A स्क्वायर, 0 1K प्लस A, 0 1K प्लस C, और R1 के अंदर तो डेल इज इक्वल टू K माइनस A और K माइनस C, यहाँ से हो जाएगा 1K प्लस C माइनस K माइनस A, K से K गया, क्या बचा, डेल इज इक्वल टू K माइनस A, K माइनस C और C माइनस A, एक ये बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये आ गई। अब आएगा डेल 3। डेल 3 क्या होता है, ABD। तो A1 B1 D1, A2 B2 D2, A3, सूत्र याद होने चाहिए भाई, अगर ये याद नहीं है तो सब कवाड़ा हो जाएगा। 1A स्क्वायर, 1V स्क्वायर और 1K स्क्वायर। इतना होने के बाद अब हम यहाँ चलेंगे, तो देखें थोड़ा सा और, ये इसको तो बंद ही रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे वही संक्रिया, फिर से बड़ा सवाल है थोड़ा, बस C2 गेट C2 माइनस C1 एंड C3 गेट C3 माइनस C1। तो डेल इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1A स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 0B माइनस A और B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, 0K माइनस A और K स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ठीक है, C2 से B माइनस A तथा C3 से K माइनस A कॉमन लेने पर, कॉमन लेंगे तो डेल 3 इज इक्वल टू B माइनस A और K माइनस A, यहाँ बचा 1A स्क्वायर 0 1B प्लस A और 0 1K प्लस A। चलिए यहाँ से R1 के डेल 3 इज इक्वल टू B माइनस A K माइनस A, और यहाँ हो जाएगा अपन का 1 और K प्लस A माइनस B माइनस A, A से A कट गया, तो डेल 3 इज इक्वल टू
बी माइनस ए, के माइनस ए और के माइनस बी, ये अपन का del 3 आ गया। ठीक है, इतना होने के बाद अब हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो अपना इतना लिखा लेने दो, इतना लिखा रहने दो। और ओ माय गॉड, अब ये हमने जो लिख दिया है बस इस तरीके से। अब क्रेमर नियम से मैं एक निकाल के दिखा रहा हूँ, क्रेमर नियम से। तो क्रेमर नियम से x इजक्वल टू del 1 अपॉन del, तो x इजक्वल टू del 1, del 1 अपन का कितना आया, ये गड़बड़ हो गया, del 1 यहाँ लिखा हुआ था तो वही लिख देंगे। और y इक्वल टू del 2 अपॉन del, तो del 2 लिख दे रहा हूँ, del 1 रफ हो गया है तो कोई इशू नहीं है। del 2 कितना आया, del 2 कहाँ लिखा हुआ, अरे तो del है, ये del है, del 1 रफ हो गया, ये del 2 है, ये del 2 है, सही है सही है। तो del 2 आया अपना k माइनस ए और k माइनस सी और k माइनस ए, सी माइनस ए, सॉरी सी माइनस ए अपॉन, अब देखना आप ध्यान से, बिल्कुल सरल हो जाएगा। और del क्या आया, a माइनस बी, बी माइनस ए और c माइनस ए, c माइनस ए से c माइनस ए, तो y इक्वल टू क्या हो गया, k माइनस ए, के माइनस सी, ए माइनस बी, ऐसे ही आ जाएगा बस, a माइनस बी और b माइनस, a माइनस ए, b माइनस सी, b माइनस सी। ठीक है, तो इस तरीके से एक आंसर ये आ गया, z बराबर हो जाएगा del 3 अपॉन del। अब ये भी लिखा है del 3 कहाँ है अपना, del 3 ये रहा, तो del 3 क्या हो जाएगा, b माइनस ए, b माइनस ए, के माइनस ए और k माइनस बी अपॉन a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। तो देखो ध्यान से, b माइनस ए, माइनस बार कट जाएगा तो माइनस k माइनस ए, k माइनस बी अपॉन b माइनस सी और c माइनस ए। एक आंसर ये, तो केवल पहला आंसर जो है वो del 1 बिगड़ गया है, रफ हो गया है, तो उसकी वजह से ध्यान नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं है। तो देखें आप, k माइनस सी बिल्कुल सही आ रहा है, k माइनस सी और a माइनस की, वो एक ही बात है, b माइनस सी और a माइनस बी, वो तो चाहे जैसे कर लो, तो a माइनस के और k माइनस ए, ठीक है ना। तो इस तरह से आ जाएगा, और z इक्वल टू b माइनस के, b माइनस के और k माइनस ए, एक ही बात है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सभी आंसर यहाँ मैच कर जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने किस तरीके से इसको कंप्लीट किया है। ये थोड़ा लेंथी है, बस कठिन तो नहीं कह सकते, लेंथी ज़रूर कह सकते हैं। तो अभी आप नोट कर लें, इसके बाद मैं अभी 2 क्वेश्चन और आपको समझा देता हूँ, फिर कंप्लीटली हो जाएगा। हाँ जी, मैं आशा करता हूँ कि आपने निश्चित तौर पर लिख लिया होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की, समझाऊंगा बस, केवल बस ये सब तरह के प्रश्न हो चुके हैं। 18 में a बराबर दिया, a इनवर्स याद करना, तत्पश्चात, ये तो बहुत इजी सवाल है, x प्लस 2y माइनस 3z, इसी का रखा हुआ है, वही समीकरण निकाय में लिख करके a इनवर्स का प्रयोग करना है। और ये भी हम पढ़ा चुके हैं 19वां, ये सेम क्वेश्चन नंबर 6 है, देख लो, सेम क्वेश्चन नंबर 6 है, कोई अंतर नहीं। x को मान लेना वही a b c d u v w x y z को भी मानना हो, बस 2/2 का मान करके और मल्टीप्लाई कर देना उधर में और अपने आप बराबर कर देना। अब मैं क्वेश्चन नंबर आपको बताऊंगा एक 19वां, इसमें क्या कह रहा है, ये भी थोड़ा सा इस तरह से है, बस देखें, थोड़ा सा बढ़िया प्रश्न है वो।
क्वेश्चन नंबर 20, समीकरण निकाय के अनंत हल हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है अनंत हल हो तो 2x प्लस वाई प्लस ए जेड इजक्वल टू 4, बी एक्स माइनस 2y प्लस जेड इजक्वल टू -2, 5x माइनस 5y प्लस जेड इजक्वल टू -2। तो देखें, चूँकि अनंत हल हैं तब डेल इजक्वल टू 0। स्वाभाविक बात है, अनंत हल हैं तो डेल की वही a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 अभी लिखा था बराबर 0। तो कर दें तो ये हो जाएगा 2 1 a v -2 और 1, और यहाँ हो जाएगा 5 -5 और 1 इजक्वल टू ए। प्रश्न कर दें प्लस माइनस प्लस r1 के, तो 2 ये और ये -2 और +5 -1 ये और ये b, ये और ये b -5 और प्लस a -5b और +10 इजक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा 3 3 दूना 6, ये हो जाएगा -b + 5 और ये हो जाएगा -5ab और +10a बराबर 0। देखो कैसे, फिर से देख लो, ये तीसरा है ना, माइनस के 5b और -5 दूना 10 और प्लस के 10, ठीक है ना। ये बन गया, ऐसे बन गया। तो इक्वेशन क्या बन रही है उसको देख लेते हैं। तो इक्वेशन बन रही है अपन की, इक्वेशन बनेगी 10a - b -5ab और +11 इजक्वल टू 0। ऐसे ही डेल 1 हो जाएगा dvc, d1 b1 c1 d2 b2 c2 और d3 b3 और c3, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। तो अब यहाँ से लेंगे तो डेल 1 इज टू d1 4 -2 b1 हो गया आपका 1 -2 और 5 माइनस के, और c1 हो गया a1 1, ठीक है। चलिए, तो डेल 1 इजक्वल टू प्लस माइनस प्लस, यहाँ से हो सकता है कुछ फ़ायदा मिल जाए, -2 + 5 -1 ये और ये -2 + 2 और प्लस a ये और ये 5 दूना 10 और -4 इजक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से ये चलेगा, डेल का मान रख ही दिया हमने, तो 4 ये बचा आपका 3 3 चौके 12, ये 0 और ये बचा प्लस के 6a बराबर 0, 6a बराबर -12 a बराबर -2, ठीक है। a का मान कहाँ रख दो, समीकरण 1 में। तो a का मान 10 गुणा -2, सही है ना, 10 गुणा -2 माइनस के b -5 × -2 × b और प्लस के 11 बराबर 0। ये हो गया -20 -b और ये हो गया प्लस के 10b और प्लस के 11 बराबर 0। तो ये बन गया माइनस के 11b और माइनस के 11b और माइनस के 9। तो 11b माइनस के बराबर 9, तो b बराबर -9/11 ऐसा आ रहा है। पूछा किसका, a का मान पूछा है। तो a का मान अपना क्या आ रहा है ये देख लो,
बी का 1 आ रहा है, यहाँ कहीं गड़बड़ हो रही है। दस दूना 20, 5 दूना 10, 5 11, ये 3 दूना 6, माइनस के बी प्लस के 5, माइनस के 5ab और प्लस के 10a। हाँ, अपन का हमने लिखा 10a माइनस के बी माइनस के 5ab और प्लस के 11। तो a बराबर तो -2 सही है, तो 10 गुणा -2 और 10 गुणा -2, 10 दूना 20, माइनस के बी -5 इंटू -2 इंटू बी प्लस के 11। तो ये सही है, दूना 20 माइनस के बी और 5 दूना 10b, 10b ये 9b हुआ और माइनस के 9b इक्वल टू 9b इक्वल टू 1। तो इस तरीके से ये बिल्कुल सही आंसर आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमने आपको अनंत हल के लिए अब तीसरा निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ए और बी के मान आ चुके हैं, ठीक है। आप यहाँ तक नोट कर लें, इसके बाद हम थोड़ा सा और आपको बता देंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन। हाँ बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा क्वेश्चन। हमने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिए हुए हैं एनसीईआरटी के। ये आज आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, आप उठा करके देख सकते हैं। 2012 से 2017 तक इनमें से हर प्रश्न आया हुआ है, कोई ना कोई। आप देखेंगे सड़कों के गुणधर्मों का प्रयोग करके आपको ये 6 क्वेश्चन हल करने हैं, ठीक है। प्रत्येक में गुणधर्म का प्रयोग करेंगे, विस्तार मतलब कहने का मतलब है कि सीधे विस्तार नहीं करेंगे, गुणधर्मों का प्रयोग करके। पहला क्वेश्चन ये है, इसमें पंक्तियों को स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें और डेल्टा मान लें, अपने आप सिद्ध हो जाएगा। इसमें आपको पता है चाहे R1 पे जोड़ दें चाहे C1 पे जोड़ दें, उसके बाद आपका 3y + k आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, 1 - x²। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि हम क्या कर सकते हैं और कैसे आ सकता है। 1 - x² का होल क्यूब, ये आपका उत्तर आ जाएगा। 1 मिनट रुक जाएं, मैं थोड़ा सा इसको देख लेता हूँ। 1 - x³ का होल स्क्वायर है, थोड़ा सा उल्टा लिख गया है, मैं समझ रहा था कहीं ना कहीं गलती हो गई है। ये देखिए 1 - x³ का होल स्क्वायर। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, x का मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दें, x का मल्टीप्लाई करके C3 में 1 से C1 से घटा दें। थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही इसमें चाहे तो हम इसमें b का गुणा करके इसके साथ जोड़ दें और इसमें b का गुणा करके इसके साथ जोड़ दें, और इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं 2ab, ये भी हमारा यही होगा 2ab, बिल्कुल सही है। तो या फिर ऐसे कर लो, इसमें आप b का गुणा करके इसके साथ घटा दें, ठीक है ना। b का गुणा करके इसके साथ घटा दें और C2 में a का गुणा करके इसके साथ जोड़ दें, आ जाएगा। मेरे हिसाब से तो आ जाना चाहिए। 1 + a² + b², ये बन जाएगा आपका 2ab माइनस के 2a, बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है ना। तो बिल्कुल बन जाएगा। ऐसे ही a² + 1, देखें ध्यान से, अगर हम सब में क्या करें, इसमें a का गुणा कर दें, इसमें b का और इसमें c का, तो ये a² भी a², तो इसमें से अपने आप कुछ ना कुछ कॉमन वगैरह या जुड़ जाएंगे, कुछ कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने के बाद कुछ ना कुछ जुड़ जाएगा, अपने आप बन जाएगा। और इसमें हमें 1 - x² लेना है। मतलब कुल मिलाकर के आपको जितने सवाल बताए गए हैं, गुणधर्मों के अनुसार जितना भी सवाल बताया गया है उसके अनुसार करो। कहीं ना कहीं इनमें ट्रिक अवश्य है, कहीं ना कहीं छोटी मोटी ट्रिक होगी जो अपने दिमाग का प्रयोग करके निकालनी पड़ेगी। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपको बहुत ईजी लगेगा, है ना, और फिर तो कोई ज़्यादा दिक्कत की बात ही नहीं रहेगी, अपने आप ही सवाल हल होने लगेंगे। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं किस तरीके से हमें इसको हल करना है। तो इसमें संक्रिया हम बता सकते थे, अभी फ़िलहाल हम संक्रियाएं नहीं बताएंगे, पहले आप करें, कहीं दिक्कत आती है तो ये जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 5 4 मार्क्स का था हमारी RBSC के अंदर, मैंने आज इसको कंप्लीट करा दिया है। सारे मेथड इत्मीनान से बताए गए हैं, सारे मेथड्स पे आधारित सवाल बताए गए हैं, उसके टाइप्स बताए गए हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात ही नहीं हो सकती है। तो आप एक एक करके प्रत्येक मेथड को घर पे प्रैक्टिस करें, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा शारीरिक मजबूत होगा। और गुणधर्म के सवालों में तो आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, जो ये गुणधर्म के सवाल होते हैं उनमें जो हमने 10 गुणधर्म लिखाए हैं उन गुणधर्मों को आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप याद नहीं रख पाएंगे तो फिर आपको समस्या ही बनी रहेगी, फिर आपको
लगेगा कि हमें आता ही नहीं है। तो आप पूरा प्रयास करेंगे। जैसे अभी मैंने ये सवाल बताया तो अनंत हल की कंडीशन हमें पता होनी चाहिए, डेल बराबर 0, डेल 1 बराबर 0, डेल 2 बराबर 0, डेल 3 बराबर 0, अर्थात प्रत्येक डेल शून्य होता है, इसलिए अनंत हल की कंडीशन लगा दी, उससे ए और बी के मान आ गए। तो आपने देखा होगा आव्यूह सिद्धांत, क्रेमर नियम, सारणिकों की सहायता से पूछा जाए तो क्रेमर नियम का प्रयोग करेंगे, आव्यूह सिद्धांत की सहायता से पूछा जाए तो ए एक्स बराबर बी वाला रूप लिखेंगे, और अलग अलग टाइप्स के त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए तो x1y1 1, x2y2 1, x3y3 1, अगर संरेख पूछा जाए तो x=0 और दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण पूछा जाए तो x1y1 1, x2y2 1, xy1, इस तरह से उसका प्रयोग करते हैं। तो आज आपने चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर लिया है। आगे की क्या रणनीति होती है बताएंगे, कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूँगा। अब तक मैंने आपको 6वां चैप्टर, 7वां चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा, चौथा और 5वां, ये बहुत सारे चैप्टर्स, दूसरा छोड़ के सॉरी, तीसरा, चौथा और 5वां, दूसरा चैप्टर अब मैं स्टार्ट कर सकता हूं, तो इसलिए आप तैयार रहें। प्रतिलोम वृत्तीय फलन, उसमें आज आपको मैं बता दे रहा हूं, जब भी मैं स्टार्ट करूंगा तो आपको ट्रिगोनोमेट्रिक के फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले, साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा, टेन टू थीटा, है ना, कॉट टू थीटा, साइन थी थीटा, कॉस थी थीटा, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, 2 साइन ए साइन वी, 2 कॉस ए कॉस वी, 2 साइन ए कॉस वी, 2 कॉस ए साइन वी, ये सारे फॉर्मूले आपको आधे एंगल के लिए, हाफ एंगल के लिए सारे के सारे याद होने चाहिए। कहाँ पर किन किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं वो सब याद होने चाहिए। तो इनवर्स फंक्शन आपको बहुत सरल लगेगा। तो मैं कोशिश करूंगा अगला जब चैप्टर स्टार्ट करूंगा उससे पहले आपको ट्रिगोनोमेट्रिक के फॉर्मूले याद हों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।